जैसा कि हमारे सत्र का विषय है हौसलों की उड़ान। क्या अद्भुत मैं कहूँगा विषय है। जब हम इसको चुन रहे थे और इन तीनों रचनाकारों को जोड़ा गया इस मंच के लिए, इस विषय पर बोलने के लिए, तो हमारे सामने ये था कि हमारी युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत जल्दी घबरा जाती है। उसको समझ में नहीं आता, थोड़ी सी समस्या आती है। हमारे जो भी यंग बच्चे हैं, खासकर जो पिछले 10 सालों में बड़े हो रहे हैं, हाँ, जेन जी, जिसकी बात भगवंत जी ने कही, मैं तो ये सब टर्म्स भी मेरे लिए नए हैं। तो मैं देखता हूं कि उनके जीवन में कुछ भी है। हमारी ऑफिस में भी बच्चे होते हैं, तो वो देखता हूं कि कोई किसी का दोस्त थोड़ा सा नाराज हो गया तो उनकी जिंदगी तुरंत बेंड होने लगती है, लड़खड़ाने लगते हैं। जीवन का संघर्ष क्या है और जीवन में कहाँ कैसे हम कहीं पहुंचे हैं, ये जो तीनों लोग हैं, इन्होंने अपने शब्दों से आपकी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की है। केवल इसलिए नहीं लिखा इन्होंने कि शब्द संसार समृद्ध हो। इन्होंने इसलिए भी लिखा है कि आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर, ऐसा कुछ आ सके, ऐसी कोई पंक्ति आ सके, ऐसा कुछ आप सीख सकें, चाहे इनके जीवन से, चाहे इनके लिखने से। और मैं इस बात के लिए आप तीनों का स्वागत भी करूंगा, आप लोगों की प्रशंसा भी करूंगा और आभार भी व्यक्त करूंगा युवा पीढ़ी की ओर से। और मैं तुम्हारी लंगी से ही शुरुआत करूंगा। मैं सत्र सामान्य तौर पर मैं अपने तुरंत बाएं से शुरू करता हूं, लेकिन चूंकि नारी को हमेशा सम्मान दिया जाना चाहिए, बहुत बाएं से, तो इसलिए मैं शुरुआत आपसे करूंगा। और आप, मैं चाहूंगा कि युवाओं को बताएं कि जीवन वही नहीं है जो वो सामने देख रहे हैं, या जो सोशल मीडिया पे है, या व्हाट्सएप पे है, या किसी ने छोड़ दिया है और जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी ने आपके साथ कैसे खेल खेला और आपने उसको कैसे पलटी मारी, उलट दिया, उसके सारे लेखे को मैं चाहूंगा वहां से। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद दे दूं। सर्दी थोड़ी कम, पहले तो सूरज का धन्यवाद दे दूं कि आज कल से कम सर्दी की है इसने। और साहित्य आज तक का धन्यवाद दे दूं कि जिसने मेरे शहर में प्रोग्राम कराया। हमेशा मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, तो मेरे अपने लोग मुझे टीवी और लाइव ही देख पाते थे, आज एकदम सामने से देख रहे हैं। तो साहित्य आज तक का धन्यवाद। बाकी आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरा पूरा कुनबा आया हुआ है, मेरे सारे दोस्त आए, उन सबका धन्यवाद। और अब आपने जो बात कही कि मुझे लगता है सर ना कि बहुत ज़रूरी 2-3 चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिविटी, एक एक्सेप्टेबिलिटी। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा विकल्प ही नहीं थे। मैं विकल्प ही, मेरी जो बहादुरी है वो एक्चुअली विकल्पहीनता है। ऑप्शन ही नहीं था, लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास, तो वो करना ही पड़ा। और इसके बाद मैं क्या ही बताऊं कि घर का साथ रहा। और सबसे बड़ी बात यही बस हो जाती है कि जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, हमें शुरुआत से ही, जब आप लोग एक नॉर्मल जीवन जीते हैं, उस समय मुझे जैसा कि बताया कि मुझे ये संघर्ष था कि मैं पढ़ाई कैसे करूं, तो उस समय किसी व्यक्ति के छोड़ने या फिर एक टीन एज में आके ये वाली चिंता कि अब फलाने ने प्यार किया है और फलाने ने छोड़ दिया है, ये वाली चिंता करने से पहले ये देखना था कि प्यार करने लायक कब कैसे बना जाए। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे ख्याल से। जो दो चीज़ें मैंने कही कि एक्सेप्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी, इन्हीं ने, और एक अच्छा परिवार, अच्छे मित्र। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। भगवंत यार, ये प्रमेय का जो वितान है आपके लेखन का, मैं दिक्कत मेरे साथ क्या है कि मैं जो भी हमारे मंचासीन लोग हैं, इनकी सारी किताबें जानता हूं, तो मैं जब बात करूंगा तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से क्या बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को चाहूँगा अच्छी किताबें जरूर पढ़ा करें। और जो भी हमारे साथ मंच पे होते हैं, साहित्य आज तक का यह प्रयास है कि शब्दों की दुनिया समृद्ध हो, लेखन की दुनिया समृद्ध हो, और आप सारे लोग पढ़ें लिखें भी। तो भगवंत, आपका जो गेरबाज आपने लिखी और प्रमेय में आप ये बताने की कोशिश करते हैं, मैं इनके उपन्यासों की बात कर रहा हूँ, प्रमेय पर साहित्य अकादमी मिला, उसमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा संसार है और जो
बाहर की दुनिया से, जिनको हम देवता कहते हैं, ये हमारे ही ऐसे लोग रहे हैं जो किसी समय में हो सकता है ये धरती छोड़ के चले गए हों, और ये हमारी सभ्यता में जो कुछ भी बेहतरीन है, अच्छा है, वह उनकी देन है। और गेरबाज में ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो पहली पंक्ति पढ़ी थी कि जेब भारी होनी चाहिए, वो एक अलग विषय है। एक बच्चा होता है जो हकलाता है, हकलाने के लिए वो युवा जब होता है उसके मन में एक छटपटाहट आती है, शादी के लिए रिजेक्शन की बात होती है, और फिर उसका जीवन किस तरह से परिवर्तित होता है, उसको किस तरह से मेंटोर मिलती है, उससे भी वो नहीं कह पाता है। तो मैं चाहूँगा कि भगवंत की किताबें भी पढ़ें, और भगवंत ये किरदार बहुत कुछ मैं कहूँगा कि आत्मकथात्मक शैली में आप लोग जो लिख रहे हैं वो कहीं न कहीं से अनुभूत किया है, कहीं न कहीं से उसको देखा है। मैं चाहूंगा आप खुद से बताएं। साहित्य आज तक का धन्यवाद, जय प्रकाश जी का धन्यवाद। देखिए सर, मैं प्रमेय पे जाने से पहले गेरपास पे आऊँगा। क्योंकि सभी की जिंदगी में कोई ना कोई ये कमी होती है, कोई ना कोई ये शिक्षा में पैर कटा, कान कटा, या जो कुछ भी है, मतलब बोलना चाहता नहीं। मेरे जिंदगी में क्या रहा, मैं बोलने में पूरी तरीके से बोल पाता नहीं था, और कोई नाम पूछे और आप नाम ना बता पाए, भगवंत अनमोल, क्या पीड़ा गुजरती है, जरा सोच के देखिएगा। आप कितने शिक्षित हों, कुछ भी हों, आप नाम ही ना बता पाए तो जीवन का कोई वजूद नहीं है। और फिर एक बार क्या था, कक्षा में था, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, 6.4 आंसर था। यह आंसर 11 साल के बाद आज भी याद है, और मैं नहीं बता पाया था। क्यों? क्योंकि मैं बोल नहीं पाता था। और फिर जब आप बोल ना पाए, दूसरा कोई 5 मिनट के बाद में सॉल्व करने के बाद में बता पाए, 5 मिनट के बाद में क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन न पूछा जाए, आप सॉल्व करें 5 मिनट के बाद में, तो लगता था जीवन में जीना है कि नहीं जीना है। मतलब कहते नहीं हैं, ये जो है वसुंधरा उसी की है जिसने यहाँ पे जीत लिया है, राइट। तो मैं जब नहीं बोल पाता था, और फिर मैं बीटेक में आता हूँ और मैं नाम नहीं बता पाता हूँ सब चीजें, तो मुझे लगा मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। जैसे कि ये कंचन दीदी ने कहा, कोई भी जो है ना सॉल्यूशन था नहीं। जब गेंद नीचे फेंकी जाती है तो एक ही आंसर होता है कि वो ऊपर जाएगी, और कोई दूसरा होता ही नहीं है। तो मेरे पास में भी था कि जीवन में ऊपर ही जाना है, और कोई चारा ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। पानी होता है ना, हाँ, पानी ये पहाड़ को काट देता है, पहाड़ को जो है ना पानी ये काटता है। क्यों? क्योंकि ये कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता है। क्या बात है, वाह वाह रे भगवान। मैंने पहाड़ को मैंने ही नहीं काटा। गौरव जी हैं ना, कंचन जी, ललित कुमार जी हैं, राजीव रंजन जी हैं, सबने पहाड़ को काटा क्योंकि रास्ता नहीं था। मोदी जी हैं, चाय बेचते थे, मैं नहीं बोलूंगा, राम जो है ना बनवा दिए। क्यों? क्योंकि कोई चारा नहीं था। बहुत अच्छा। तो गेरबाज ये किताब मेरी जो है ना पहली किताब भी हो सकती थी, लेकिन ये चौथी किताब है, आपने कहा। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता था मैंने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया। आप सभी लोग थे, सीखने को ये मिला। प्रमेय पे आपने कहा सब चीजें, ये बात की बात, लेकिन जिंदगी में एक ही चीज है
कि जिंदगी को ज्यादा सीरियस ना लें और अपनी जिंदगी को अच्छे से जिएं। क्यों? आज के 100 साल बाद यहाँ कोई नहीं रहेगा, आपके विचार रहेंगे, राम जी के विचार हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भगवान, क्या बात कही। आप दोनों ने दो अच्छे अच्छे टिप्स दिए। युवाओं को ये जानना सुनना चाहिए। गौरव जी, हमारे जो दोनों अतिथि वक्ता हैं, इनसे परे आपकी जिंदगी रही है। बड़ा सफलतम जिंदगी आपने विदेशों में जी, और उसके बाद आपको लगा कि मैं कुछ लिखता हूं और ऐसा लिखूं जो लोगों को मोटिवेट कर सके, उनकी जिंदगी में सहायक हो सके। और फिर आप पहले सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए और फिर आपने किताब लेके आए। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब आप जहां थे उन दोनों के पास रास्ता नहीं था और आपके पास ऑलरेडी आप उस रास्ते पर चल चुके थे। आपने दूसरों को प्रेरित करने का यह प्रयास क्यों किया और उसमें भी मोटिवेशन पे ही क्यों ध्यान केंद्रित किया? मैं ये चाहूँगा, क्योंकि हम ये आज के इस सत्र का उद्देश्य यही है कि हमारे ये युवा जो पढ़ लिख रहे हैं या जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, वो लोग जाने कि जीवन यार वही नहीं है, ये हौसलों की वाकई उड़ान है। जी सर, शुक्रिया सवाल के लिए। सबसे पहले तो आप सबका आभार आने के लिए, 9 वर्ष की शुभकामनाएं। जैसा आपने कहा कि और मेरी कहानी इतनी अद्वितीय नहीं है, लेकिन संघर्ष मेरे जीवन में भी रहा है। और कई बार क्या होता है कि आप जब सामने जो देखते हैं, भीतर कुछ और होता है ना। तो मैंने जैसे लिखना इसलिए शुरू किया कि मैं, जैसा आप बता रहे हैं, मैं पिछले 10 सालों से सिंगापुर में रहता हूँ और ठीक ठाक अच्छे सफल कैरियर में हूँ। तो पहले तो ये मैंने लिखना क्यों शुरू किया, तो किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि आप हिंदी में क्यों लिखते हैं, और मैंने कहा कि क्योंकि माँ हिंदी ही समझती है। क्या बात, इसलिए हिंदी में। बहुत अच्छी बात। और संघर्ष की बात करें तो हुआ यूं कि 10 साल 12 साल के बहुत हाई स्पीड करियर के बाद एक बार मैं जापान में था और मुझे किसी कस्टमर मीटिंग में जाना था और मैं रेलवे स्टेशन पे था और मैं अपने आप को स्ट्रेच कर रहा था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं हर जगह अव्वल आ सकता हूं, यही सिखाया गया है। मैं भी एक छोटे शहर से आया था, वहां तक पहुंचा, एकाएक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं वहां प्लेटफॉर्म पे गिर गया। फिर लोगों ने मुझे उठाया, पहुंचाया, मैं होटल पहुंच गया। तो फिर मैंने थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन किया, सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, जिंदगी में क्यों कर रहे हैं। और तब मैंने एक लाइन लिखी थी कि सुबह की छांव को देखकर निराश होने वालों, घर के कुछ हिस्सों में धूप सिर्फ दोपहर में आती है। वाह वाह। और ये पंक्ति सर हुआ यूं कि मेरे पास इसका जवाब इंस्टाग्राम पे, जैसा आपने कहा कि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा लिखता हूं, किसी ने मुझे एक संवाद भेजा इंस्टाग्राम में कि सर, मैं फला फला परेशानियों के कारण जिंदगी में ऊब कर आत्महत्या करना चाहता था और आपकी यह पंक्ति किसी मित्र ने मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करी। इस पंक्ति को पढ़ने के बाद मैंने आत्महत्या करने का फैसला बदल दिया। तो मुझे लगा कि मैं जिन चीजों के पीछे भाग रहा हूं, जिनको मैं इंपैक्ट समझ रहा हूं, जिससे मैं समझ रहा हूं मैं दुनिया को बदल रहा हूं, वह वास्तविकता नहीं है। मुझे आगे आना होगा, लिखना होगा। और फिर मैंने सोशल मीडिया पे एक उम्मीद की चिट्ठी लिखना शुरू किया और आप यकीन मानिए कि पिछले 4 साल के उस उम्मीद की चिट्ठी के साथ जो सफर शुरू हुआ, सैकड़ों और तमाम मैसेज आते हैं हर रोज, जहां पे मुझे लगता है लाखों लोगों के, कि जहां मैं लोगों की जिंदगी कहीं ना कहीं बदलने की कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा हूं और कहीं ना कहीं बात जा रही है। तो जो आपने कहा कि संघर्ष मेरे जीवन में भी है, शायद वो दूसरे तरीके का है और इसकी जरूरत है। तो आपने कहा कि आप, किसी ने ये भी पूछा था कि आप शौक से लिखते हैं या जरूरत से लिखते हैं। मैंने कहा मैं दूसरों की जरूरत के लिए लिखता हूं। क्या बात, मुझे लगता है कोई मुझे पढ़ेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपकी दोनों किताबें, मैं अभी यहाँ आने से पहले, ठीक एक दिन पहले आपकी जिंदगी अनलिमिटेड को पढ़ा था और उसमें बहुत सारे सवाल से आप शुरू करते हैं और वो सवाल जिनसे हम सभी जीवन में रोज दो चार होते हैं। जहाँ की बात कही, किसी बड़े कवि ने, अभी मैं चर्चा कर रहा था, ओडिया के एक बहुत बड़े कवि हैं रमाकांत रथ जी, और वो 1958 में IAS अफसर बने, 58 बैच के IAS अफसर। उन्होंने कहा कि वो एक बार सरकारी यात्रा पे बांग्लादेश दौरे में थे, ढाका में
समुद्र के किनारे सो रहे थे और उनको लगा कि आज मैं अगर नहीं रहूं तो कल मुझे कौन याद करेगा। और फिर वहां से उन्होंने सोचना शुरू किया कि मुझे याद करने के लिए क्या करना होगा। और फिर उनको लगा कि याद करने के लिए लेखक याद रखा जाता है। आज भी कबीरदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, और अकबर एक महान राजा था। तो ये जो था और है का अंतर है, यह लेखक को अमर बनाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं सोचा कि लिखूं, तो फिर सोचा कि क्या लिखूं, तो उनको लगा कि प्रेम एक ऐसा तत्व है जो हमेशा अमर हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि प्रेम पर क्या, मैं ये कहीं पढ़ा नहीं हूं, ये रमाकांत रथ जी से मेरी जो निजी बातचीत थी उसके बीच था। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं क्या लिखूं, तो प्रेम लिखना चाहिए। प्रेम में किसको लिखूं, तो उनको लगा कि कृष्ण और राधा से बड़ा प्रेम इस धरती पर कोई नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा था, आप लोग सुन रहे होंगे, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे कहते हैं आप लोग, तो लैला मजनू श्री फरहाद किसका किसका नाम लेते हैं, कोई पहाड़ काट दिया, कोई समंदर लांग गया। उन्होंने कहा कि कृष्ण और राधा दोनों को पता था कि हम एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो प्रेम करते रहे। और उसके बाद उनकी कृति आए श्री राधा, जो साहित्य अकादमी सरस्वती सम्मान, तमाम सम्मान पाई, हमारे दौर के महानतम लेखकों में से एक हैं। तीनों हमारे पास जो अतिथि वक्ता हैं, मैं एक अच्छी बात कहूँगा कि इन्होंने शब्द संसार को जिस तरह से सकारात्मकता से लिया, यह आपको भी लेना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहना चाहिए और यह आपको आगे बढ़ाएगा। ये तुम्हारी लंगी का जो किरदार है, और इसमें जो 3 कहानियां हैं जिनकी हम बात करते हैं, भगवंत ने बड़ी अच्छी बात कही, आप दोनों ने अच्छी बात कही। हमारे पास विकल्प नहीं था, वापस आना ही था हमको। गौरव ने एक अलग बात कही, मैं दूसरों की जरूरत के लिए लिखता हूं, मैंने वो लिखा जो बदल सकता है, मुझे ये खुशी मिलती है। वाकई किसी के जीवन को बचा पाना अपने शब्दों से बहुत बड़ी बात है। तो आप तीनों ने इस रूप में प्रेरणास्पद काम किया। तो ये जो पात्र हैं, ये कहाँ से आपके पास आए, और जब आप इनको दर्ज करने लगे, संगीत में प्रभाकर किया है, तो कुछ उसका भी कुछ न कुछ मतलब सुनाइए, अच्छा सा जो यादगार रहे। हाँ, थैंक यू सर। पहली बात तो मैं आपकी गौरव जी की बात को बहुत देर से सुन रही थी कि मेरा संघर्ष, तो मैं हमेशा जब भी कोई मुझसे कहता है कि आप बहुत बहादुर हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, सभी बहादुर हैं। किसी के संघर्ष ट्रांसपेरेंट होते हैं और किसी के पर्दे के पीछे होते हैं। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं कि जिसके जीवन में संघर्ष ना हो और उसने उसी तरह से पार ना किया। अब हम आते हैं आपने जिन पात्रों की बात कही, मैं सबसे पहले तुम्हारी लंगी की बात कहूँगी। आपने बताया श्री राधा और कृष्ण जैसा किसी का प्रेम नहीं हो सकता। मुझे भी लगता है अभी भी किसी पात्र को के बारे में कहने का मतलब कभी दूसरे को नहीं। राधा कृष्ण का वाकई प्रेम शायद पूज्य इसलिए ही हुआ, लैला मजनू पूज्य नहीं हुए और श्री फरहाद पूज्य नहीं हुए। राधा कृष्ण सही में इसलिए पूज्य हुए क्योंकि उसमें बाद में एक भक्ति काल जब आया तब काम आ गया, नहीं तो वो बहुत बिना वैसा प्रेम था, काम रहित प्रेम था जिसमें सिर्फ प्रेम था। लेकिन एक दिन किसी ऐसे ही फेसबुक पे ही चर्चा के दौरान मुझे अचानक कुब्जा पर किसी ध्यान गया और मुझे फिर लगा, ये मैं श्री राधा से बिल्कुल क्षमा मांगते हुए कहती हूँ कि मुझे उस दिन कुब्जा राधा से बड़ी लगने लगी। इसलिए लगने लगी क्योंकि जिस कुब्जा को, जो मेरी कुब्जा है, कुब्जा को जिस नज़र से मैं देखती हूँ, मुझे सबसे पहले वो एक विकलांग पात्र दिखी। और मैं हमेशा कहती हूँ अपने जानने वालों से जो मुझसे बात करते हैं, मैं उनसे भी कहती हूँ कि मैं विकलांग विमर्श पे मैंने विकलांग विमर्श को चुना है फाइनली। जैसा कि मेरा भाई छोटा है और इसने, जैसा भगवंत ने कहा कि पहले दूसरी चीज़ों पे लिख के तब अपनी बात पे आए, मैंने भी पहले स्त्री विमर्श के और चीज़ों पे लिखा, बस इसलिए ही लिखा कि ये ना कहा जाए कि ये सहानुभूति पाने के लिए लिख रही हैं। विकलांग विमर्श को मैंने बाद में अपना विमर्श बनाया। मैंने पहले बजात लिखी, मैंने पहले सरोगेसी पे लिखा, मैंने कुछ प्रेम कहानियाँ लिखी, और इसके बाद लिखना तो मुझे यही था,
क्योंकि ये कथा मैं नहीं कहती तो कौन कहता, मेरी बात मैं नहीं कहती तो कौन कहता। प्रेमचंद जी ने हम स्त्रियों के बारे में लिखा, उन्होंने लिखा, जिन लोगों ने भी शुरुआत में लिखा बहुत अच्छा लिखा, हमारी राह मिली। लेकिन जब हमने लिखा तो हमने अपनी बात बड़े नंगे सच के साथ लिखी, और तब हमारी बातें पहुंची। जब मुन्नू भंडारी ने लिखा तो हमारी बातें आप तक पहुंची। तो मुझे लगता था कि आप लिखेंगे मेरी बात, लेकिन जब मैं लिखूंगी ना तो मैं बहुत सारी बातें लिखूंगी। तो विकलांग विमर्श को बनाना था। ये मेरी अंत की दोनों कहानियां हैं, अंत की 3 कहानियां जिनकी आपने चर्चा की है। 9 कहानियों में जो अंत की, वैसे मेरी 12-13 कहानी थी, बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाती हूँ, लेकिन अंत की ये 3 कहानियां उसमें तुम्हारी लंगी का पात्र, जब मैंने कुब्जा को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि बात वहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। मुझे लगा कि विकलांगता जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैंने विकलांग विमर्श पे लिखना शुरू किया तब मैं विकलांगता से ऊपर उठ चुकी थी। आज मैं विकलांग तब तक थी जब तक मुझे लोग देखते थे और अफसोस की नज़र से देखते थे। मेरा रिक्शे वाला जो होता था ना, जो मुझे ले जाता था, मेरे कानपुर में अच्छी बात ये थी कि जब पढ़ाई एक बार शुरू हुई तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल थे, तो वो 3 किलोमीटर जो मुझे जाना पड़ता था, मेरा रिक्शे वाला जब मुझे बैठाता था तो वो कहता था, ऐसे जीवन से भगवान 2 पैसे कम दे, लेकिन ऐसे जीवन से तो अच्छी है मौत। मैं उस समय विकलांग थी। मैंने उस विकलांगता से जब विजय प्राप्त की तो मुझे लगा कि मैंने ये विकलांगता से विजय कैसे प्राप्त की, तो मुझे लगा कि उन कहानियों से प्राप्त की जब मेरे पिताजी बहुत कम दिन रहे मेरे साथ। वो सभी पिताओं की तरह वो मेरे बेस्ट फादर थे, जैसे सबके होते हैं। लेकिन जब मेरे बाबूजी कहते थे कि अरे कंचन, गुडन ही कहते थे, गुडन वो देखो, जो टीवी पे वो पात्र है ना, वो देखो बेटा, उसके दोनों हाथ नहीं है, वो पैर से चित्र बना रहा है। एक लड़की स्टोव चलाती थी पैर से, भैया बेटा कहते थे कि बेटा इसके दोनों हाथ नहीं है, ये पैर से कर रही है। मेरे मन, तुम तो बाबू, तुम्हारे तो हाथ हैं तो तुम तो कर सकती हो, तुम तो लिख सकती हो, तुम तो पढ़ सकती हो। मुझे वो पात्र मेरे अंदर ताकत लाते थे कि मैं भी कर लूंगी किसी दिन। तो जब मैंने जब मैंने इससे विजय प्राप्त की तो मुझे लगा कि अब मेरे पीछे जो एक से खड़ी हुई है, एक रो खड़ी है, मैं उसको यही कर सकती हूँ कि उनको बताऊँ कि जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जाएगी, जहाँ लाइव देखा जा रहा होगा, बहुत सारे वो लोग देख करके कहें कि ये एक व्हीलचेयर पे खड़ी कंचन सिंह चौहान अगर यहाँ पर है तो हम भी आ सकते हैं। बहुत अच्छी। मेरे लिखने का ये ध्येय था। कुब्जा दिखी तो मुझे वो बहुत अपनी सी लगी। कुब्जा इस तरह अपने से लगी कि मुझे लगा कि एक प्रेम ऐसी चीज है भगवंत, जो दुनिया हर विकलांगता से ऊपर कर देती है। और ऐसा व्यक्ति आपको प्रेम करे जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। कृष्ण, जिनके पास 16,108 लोग हैं, 16,008 लोग हैं, उसने 108 सॉरी, और उसने कुब्जा को चुन लिया, उसने उनको छुआ। मेरे निगाह में उन्होंने वो 3 स्थान पे छूने ही छुआ। वो एक स्पर्श इतनी बड़ी चीज है कि उन्होंने छुआ और उसके अंदर की सारी विकलांग, कहा जाता है उन्होंने 3 जगह छुआ और वो सकलांगी हो गई, तो वो सारी विकलांगता चली गई। और उसने उनसे उसी समय कहा कि अब तो भाई हमसे प्रणय करना है। उन्होंने किया और उन्होंने जब ऑफर दिया तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। तो मुझे लगा कि ये पात्र मेरे जैसा कोई पात्र है जो प्रेम करता है लेकिन मुक्त करता है, और इसलिए मैंने अपनी तुम्हारी लंगी लिखी। वाह, बहुत अच्छी बात। प्रेम हमेशा मुक्त ही करता है और इसीलिए मैं भगवंत के पास आता हूँ। भगवंत के ये उपन्यासों में प्रेम बड़ा ही अलग तरीके से आता है, बड़ा उदात्त भाव में आता है। और चूंकि गेरबाज की पूरा कथानक ही प्रेम पर मुझे लगता है कि वो बितान है। अगर वो प्रेम उसके जीवन में नहीं आता तो भगवंत अनमोल नहीं बनता। ये भगवंत कितने लोगों से कैसे प्रेम किए बाबू, ये तो बताओ। सर
प्रेम की बात तो दूसरी है। प्रेम क्या है? जरिया है, हाँ, माध्यम है लोगों तक ये पहुंचने का। क्यों? क्योंकि लोग ऐसी चीजें ही पढ़ना चाहते हैं जो उनसे जुड़ी लगे। प्रमेय की बात की, जिंदगी 50-50 की बात की, बाली उम्र की बात की, है ना, गेरबाज की, सभी टॉपिक्स डिफरेंट हैं। मेरा सोचना है कि मैं एक पीएचडी किया हुआ विद्यार्थी नहीं हूँ, मेरे पास में वो भाषा शैली नहीं है, लेकिन अब्दुल कलाम ने कहा है, सोच किसी बाप की जागीर नहीं। क्या बात। ये किसी को कभी भी आ सकती है। तो मैंने अपने थॉट्स पे काम किया, ऐसे टॉपिक्स पे काम किया जिसमें बात ना होती हो। किन्नरों पे आज 2000 जो है ना 17 में जिंदगी 50-50 आई थी। मैं कल वडोदरा में 6 कॉपी साइन करके आया हूँ। तो गेरबाज हो गई, बाली उम्र हो गई। तो मुझे ऐसी चीज़ों को लोगों के पास में ये पहुंचाना है जिनके बारे में जानकारी ना हो। जिंदगी 50-50 हो, कोई भी किताब हो, यहाँ में से यहाँ पे 90% में से 1% लोग भी किताब ये पढ़ेगा तो मुझे फोन करेगा कहीं ना कहीं से, आपने जो लिखा मैं नहीं जानता था। यही जानकारी देना लेखक का काम होता है। साहित्यकार कभी राजनीति के पीछे नहीं जाता। प्रभात जी एक ये कहानी सुनाते हैं कि एक बार वाजपेयी जी थे, है ना, कवि थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और कवि थे। 1997 की बात है, और निर्मल जी के पास में किताब जाती है संपादन के लिए। निर्मल जो है ना वर्मा के पास में कोई दूसरा लेखक जाता है और देखता है कि ये तो वाजपेयी जी की ये किताब है। निर्मल जी वामपंथी लेखक थे, वाजपेयी जी राष्ट्रवादी थे। देख करके वो चला जाता है। फिर वो वाजपेयी जी के पास में जाता है, बोलता है, वाजपेयी जी, हमने आपकी किताब देखी थी निर्मल जी के पास में, वो बोले थे कि आप ठीक लिखते हो। वाजपेयी जी ने कहा, आपको चाय पीनी है या कॉफी पीनी है? बोले, हमें आप कॉफी पिला दें भाई। वाजपेयी जी के पास में कोई भी नौकर था नहीं। वाजपेयी जी ये जाते हैं, कॉफी ये बनाते हैं, लाते हैं। फिर पूछते हैं कॉफी पीने के बाद में, निर्मल जी ने क्या बोला था? बोले कि कुछ भी हो, वाजपेयी ठीक लिखता है। फिर बोले, आपको जूस पीना है या क्या पीना है? बोले, मैंगो जूस पी लेंगे। फिर जो है ना लाते हैं, फिर से पूछते हैं कि निर्मल जी ने क्या बोला था? बोले, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं भाई, बताएं। बोले, निर्मल जी जैसा लेखक जब कोई बात तो पूछता है ना, बोलता है, तो बार बार सुनने का मन करता है। यही साहित्य है। साहित्य राजनीति के आगे चला है, राजनीति के पीछे नहीं चला। तो मेरा भी यही उद्देश्य था कि मैं किसी को भी, 100 में से 1 लोग को भी कोई समझ नहीं है तो जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाऊं, ना कि पीछे चलूं। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छी बात। गौरव जी, हजारों लोगों से आप निरंतर संवाद में रहते हैं और आपके रचनाओं का एक बड़ा आधार लोगों की जिंदगी है। हमारे ये कितना अच्छा सत्र, मैं इसको बहुत ही इसको सबसे बेहतरीन सत्रों में एक मानता हूँ, इस लिहाज से कि अलग अलग आधार भूमि के लोग हैं आप। मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी कहानी जो आपके पाठकों से
जो आपके रीडर हैं उनसे आप तक पहुंची हो, और जिनको आपने लिखा हो। ये जिंदगी आपके लिए असीमित, आपकी दोनों किताबें जो है, जो उनका नाम भी देखिए, तो जिंदगी से इतना प्यार करने वाला और आपको कहानी देने वाला पाठक, जिसकी याद रह गई हो कि यार इसकी बात से ही बात आगे बढ़नी चाहिए। हालांकि आप अपनी घटना बता चुके हो कि मैं इसके बाद लिखना शुरू किया था। सफल होने के बाद शब्दों की दुनिया को चुनना बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए भी मैं बधाई दूंगा आपको। जी शुक्रिया। मैं संभावनाओं में यकीन करता हूँ। सीधी सी बात इतनी है कि मुझे लगता है कि आप जब भी नकारात्मक परिस्थितियों से गुजरते हैं जिंदगी में, तो उसके बाद भी संभावनाएं रहती हैं। जैसे कि कंचन जी कह रही थी, तो मेरा एक अवलोकन बाहर से अगर आप देखें तो, और मैंने जिंदगी अनलिमिटेड किताब में ये बात लिखी भी है कि जैसे एक निक विजुसिक करके एक इंसान है ऑस्ट्रेलिया में, जिनके हाथ पैर नहीं है और वो सब कुछ करते हैं। उनके वीडियो आपने देखे होंगे, वो कूदते हैं, बच्चों के बाप हैं, 2 बच्चों के बाप हैं, सब कुछ करते हैं। तो मुझे लगा कि ये बड़ी एक यूनिक कहानी है। फिर मैंने जब इस पर रिसर्च किया तो मैंने देखा कि ऐसे 400 लोग और हैं दुनिया में जिनके हाथ पैर नहीं है, सब कुछ करते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। फिर मैं और तह में गया तो मैंने देखा ऐसी हजारों कहानियां हैं। फिर मैंने देखा कि पैरा ओलंपिक्स होता है जिसमें सब लोग जिनके हाथ पैर नहीं है हर तरह के खेल खेलते हैं, तीरंदाजी कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि जिंदगी में मैं जिस चीज को असंभव समझता रहा हूं और जिसके लिए मैं शोध कर रहा हूं, वो चीज दरअसल सहज है। या बस इस पर डिपेंड करता है कि आप संभावनाओं को कितना स्वीकार करते हैं जिंदगी में। तो एक कहानी की जो आप बात कर रहे थे, तो एक कहानी मेरे पास कोविड के दौरान किसी का एक मैसेज आया था। तो महिला ने मुझे मैसेज किया और कहा कि सर मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पति का देहांत हो गया कोविड में, और मेरी एक छोटी सी बच्ची है, और मुझे पता नहीं अब जिंदगी में क्या करना है। मैं एक अध्यापिका हूं लेकिन शायद अब पढ़ाना छोड़ दूंगी। मैंने उनको कहा कि देखिए मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन बस इतना मानिए कि मैं आपके साथ हूं। अगर मेरी किसी लिखी हुई पंक्ति से आपको संबल मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, तो प्लीज आप उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। बस एक काम कीजिएगा, मैं संभावनाओं में यकीन रखता हूं, 6 महीने के बाद अपनी बिटिया की एक हंसती हुई तस्वीर मेरे इनबॉक्स में भेजिएगा। मैंने बस उनको इतना कहा। 6-7 महीने के बाद मैं इस बात को भूल गया। उनका एक मैसेज मेरे पास इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में आया, हंसती हुई बिटिया की तस्वीर थी। उन्होंने कहा सर मुझे नहीं पता आपने क्या सोचा, क्या कहा, लेकिन इस दिन की संभावना थी, चीजें फिर से वापस ट्रैक पे आ गई हैं, मैं पढ़ाने स्कूल जाती हूँ, बिटिया का ख्याल रखती हूँ। क्या बात है। तो कहानियां दरअसल सर मैं अवलोकन कर रहा हूँ, दुनिया को देख रहा हूँ कि यहाँ यहाँ जरूरतें हैं, और बातें कुछ भी आप कहें। जैसे कई बार मुझे हताश कंपटीशन के विद्यार्थी कहते हैं, मैसेज करते हैं, एस्पिरेंट्स करते हैं, छोटी छोटी पंक्तियां, जैसे मैंने कहा कि मिट्टी के घड़े बनाता है, मिट्टी के घड़े बनाता है लेकिन बरसात से नहीं डरता, जो कुम्हार अपना हुनर जानता है वह हालात से नहीं डरता, हालात से नहीं डरता। अब ये पंक्ति बहुत घूमी, वायरल हो गई, हजारों लोगों के मैसेज आते हैं, सर मेरा ये कंपटीशन एग्जाम सही नहीं हुआ, ये पंक्ति मैंने दोबारा पढ़ी, मैंने इसका पोस्टर बना लिया। तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है, और आप जब उस लय में आ जाते हैं जिंदगी के, जहां आपको संभावनाएं दिखने लगती हैं, आप अपनी कमियों को स्वीकार करने लगते हैं, और दूसरों को बताते हैं कि आप अगर अपनी कमियों को, जो भी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उसको स्वीकार करें, तो संभावनाएं जिंदगी में बहुत है, और फिर आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। वाह, बहुत अच्छी बात। भगवंत आप चलिए, बोलिए बोलिए भगवंत। गौरव जी की बात पे ये बोल लेना चाहता हूं कि एक बार एक मेरा ये दोस्त था, एक हाथ पोलियो से काम नहीं करता था, दाएं से बहुत तेज बॉलिंग ये करता था। एक बार हमने टीवी में देखा, एक आदमी के आंख काम नहीं करती थी लेकिन साइकिल चला लेता था बहुत तेज। हमारे पास में जब कोई कमी होती है तो हमारा ध्यान कमी पे होता है, दूसरी चीजों पे नहीं होता, और हम सोचते हैं ये कमी ना होती ना दुनिया जीत लेते। लेकिन जब मेरे पास में कोई कमी नहीं होती, हम सोचते हैं दुनिया हम नहीं जीत पाएंगे। क्या बात। विकलांगता मानसिकता की है।
बहुत अच्छी। विकलांगता यहाँ शारीरिक नहीं है। मैं यहाँ बोलना चाहता था कि जब आपके पास में कोई कमी होती है ना, ललित कुमार हो, शरद पवार हो, कोई भी हो, किसी के पास में कोई कमी होती है ना, जिंदगी में बहुत आगे जाता है, क्योंकि ये सोचता है ये कमी ना होती तो मैं जिंदगी में बहुत आगे जाता। कोई कमी नहीं होती, बैंक पीओ की जॉब करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के सत्र का समय संभवतः हो चुका है। हमारे साथी सहयोगी जो है शहीद जी आ गए हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शहीद भाई को देखते ही मैं भाग खड़ा होता हूं। तो बहुत बहुत आभार गौरव जी, भगवंत जी। आप कुछ पढ़ना चाहती हैं? जरूर पढ़ें, जरूर जरूर। इसी बात पे है उनकी हौसलों की, कि इसे अभिमान तुम कह दो या कह दो स्वाभिमानी है। इसे अभिमान, ये जो लड़ाइयाँ जीती जाती हैं उसकी बात, कि इसे अभिमान तुम कह दो या कह दो स्वाभिमानी है। नफा नुकसान कब सोचा जो हमने राह ठानी है। वाह, लड़ाई जब शुरू करनी थी लाखों बार सोचा था, यही है ना सच। लड़ाई जब शुरू करनी थी लाखों बार सोचा था, लड़ाई अब शुरू कर दी है तो बस जीत पानी है। क्या बात है, बहुत खूब। चलिए आप भी बोल लीजिए, सुना लीजिए। वो दुष्यंत कुमार जी ये बोलते हैं कि तीनों लोगों के साथ में बोलना चाहता हूं कि दुष्यंत कुमार जी ये कहते हैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलनी चाहिए, बस सच। शुक्रिया सर। हाँ, आप भी कह दीजिए। अब एक लाइन में सब कंक्लूड मैं कर रहे अपनी हैं। लिखी एक पंक्ति और कह देता हूं कि बूंदें बारिश दरिया समंदर, बूंदें बारिश दरिया समंदर, क्या बनना है मुझे बता तो तेरी प्यास कितनी है। वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, भगवंत जी और शुक्रिया। कंचन जी। आप सभी का आभार। आप लोग ऐसे ही शब्दों की दुनिया को समृद्ध करते रहें, सुनते रहें। धन्यवाद।